Hello friends, welcome to my YouTube channel Education B. Today we are studying about use of can, could and should. दोस्तों आज हम लोग कैन, कुड और शुड का प्रयोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो उनके लिए ख़ास है जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं। जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगी, बहुत अच्छी वीडियो होगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यूज ऑफ कैन, कुड, शुड। तो कैन, कुड, शुड क्या है जानते हैं? ये एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, सहायक क्रिया है। तो देखिए कैन का यूज़ कहाँ करते हैं? वाक्य के अंत में सकता है, सकती हैं, सकते हैं आदि शब्द आए तो कैन का यूज़ करते हैं। देखिए अगला है हमारा कुड, यूज ऑफ कुड। कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं? कि वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके आदि शब्द आए तो वहाँ कुड का यूज़ करेंगे। और वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आए तो वहाँ शुड का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कैन, कुड, शुड क्या है? ये एक प्रकार की सहायक क्रियाएं हैं, ठीक है। तो इसमें कैन, कुड और शुड के यूज़ में आप लोग 4 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। वो 4 तरह के सेंटेंस के माध्यम से ही हम सीखेंगे कि कैन, कुड, शुड का यूज़ कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारे पास कुछ उदाहरण हैं। तो देखिए पहला है कि वह घर जा सकता है। तो वाक्य के अंत में सकता है, सकती हैं, सकते हैं आदि शब्द आए तो वहाँ कैन का यूज़ करते हैं। वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आए तो वहाँ कुड का यूज़ करते हैं। अब वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आए तो वहाँ शुड का यूज़ करते हैं। एक एक उदाहरण मैंने दे दिया है। तो ये उदाहरण किस प्रकार का सेंटेंस है? ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य, ठीक है। इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। सबका मतलब होता है साधारण वाक्य, ठीक है। तो देखिए कोई भी अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि वाक्य को तोड़ देते हैं, ठीक है। वाक्य को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। तो जब वाक्य को तोड़ते हैं तो हमें वाक्य में मुख्य 3 चीज़ें मिलती हैं। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? तो पहला हमारा होता है सब्जेक्ट। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा हमारा होता है मेन वर्ब। और तीसरा हमारा होता है ऑब्जेक्ट। पहला कौन सा होता है? पहला हमारा सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या हमें मिलता है? दूसरा हमें वर्ब मिलता है और तीसरा क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। यानी कर्ता, क्रिया और कर्म। एक वाक्य में ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको सब्जेक्ट मिलता है, वर्ब मिलता है, ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है ना। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम इसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। तो ये वाक्य है। अब इस वाक्य में क्या क्या चीज़ें हैं तो चलिए हम देखते हैं। तो जो कैन, कुड, शुड है वो हमें कहाँ मिलता है? वाक्य के अंत भाग में। तो जब वाक्य का अंत भाग देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? वर्ब मिलता है, ठीक है। तो वर्ब 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हमारा होता है मेन वर्ब। तो वर्ब में 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। वर्ब में 2 चीज़ें क्या क्या मिलेंगी? पहला आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा क्या मिलेगा?
मेन वर्ब मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले वाक्य में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो देखिए वाक्य के अंत में आपको क्या मिलता है, हेल्पिंग वर्ब मिलता है। तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके और चाहिए। तो ये तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, इनका प्रयोग एक समान होता है। कहीं कुड लगाते हैं, कहीं कैन लगाते हैं, कहीं शुड लगाते हैं। तीनों का जो अनुवाद करने का तरीका है वो एक जैसा है, इसलिए हम तीनों को साथ में पढ़ा रहे हैं। अगर आप कैन का सीख गए तो आप कुड और शुड का सीख जाओगे। आपने शुड का यूज़ सीख लिया तो कैन और कुड का यूज़ भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये है एक वाक्य है कि वह घर जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हमको मिल गया हेल्पिंग वर्ब। सकता है, क्या कर सकता है, जा सकता है। तो जाना क्या है, मेन वर्ब है। कहाँ जा सकता है, घर जा सकता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और ही क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब है कि जिसके द्वारा कार्य किया जाए वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है ना। तो वर्ब की पहचान हम कैसे करते हैं, वर्ब की पहचान करते हैं कि वाक्य में क्या कार्य हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, वही हमारा वर्ब कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। तो पहले वाक्य में कौन सा कार्य हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है। मैं गेंद खरीद सकता हूँ, सकता था। तो दूसरे वाक्य में कौन सा कार्य हो रहा है, खरीदने का काम हो रहा है। तीसरा है कि उन्हें घर जाना चाहिए। तो उन्हें घर जाना चाहिए में कौन सा कार्य हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है ना। इसलिए हम क्या देखते हैं कि वाक्य में कौन सा कार्य हो रहा है। तो जो कार्य होता है वही हमारा क्या होता है, वर्ब कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। और कैन, कुड, शुड में हेल्पिंग वर्ब जो है वो खुद ही है। कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। कुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब हमको पहले ही मिल गया है। अब जो कार्य होता है वो हमारा मेन वर्ब होता है। और कार्य जिसके द्वारा होता है, जो संपूर्ण कार्य को करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि पहले वाक्य में कार्य कौन सा हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है। और जाने का कार्य कर कौन रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, वह के द्वारा हो रहा है ना। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। दूसरे वाक्य में खरीदने का कार्य हो रहा है। और खरीदने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है, मतलब मैं। तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है ना। उन्हें घर में रहना चाहिए। तो चाहिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब कार्य कौन सा हो रहा है, रहने का कार्य हो रहा है। तो रहना क्या है, मेन वर्ब है। और कार्य कर कौन रहा है, इट मीन कि किसके द्वारा हो रहा है, उनके द्वारा हो रहा है, उन्हें। तो उन्हें क्या है, उन्हें हमारा है सब्जेक्ट है ना। तो जो बच रहा है बीच में घर में, ये हमारा है ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसको पहले ट्रांसलेट करते हैं और फिर हम आपको बढ़िया से समझाते हैं बेहतरीन तरीके से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है कैसा वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य। तो पहले हम देखते हैं साधारण वाक्य। तो आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। जैसे मैं खाना पका सकता हूँ, मैं खाना पका सकता हूँ। अब इसमें आपको अलग अलग देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपने इसको अलग कर लिया, पहचान लिया, तो आप बहुत ही आसानी से इसका अनुवाद कर सकते हैं। तो देखिए इसके पहले मैंने अभी बताया कि जिसके द्वारा सारा कार्य हो वो कर्ता कहलाता है।
और कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो हमारा मेन वर्ब कहलाता है ना। और फिर उससे पूछते हैं क्या करके कि क्या, तो हमें ऑब्जेक्ट का पता चलता है। ठीक है, जैसे इसमें कार्य किसके द्वारा हो रहा है, पहले देखिए कार्य कौन सा हो रहा है। कार्य हो रहा है पकाने का कार्य हो रहा है ना। कौन सा कार्य हो रहा है, पकाने का कार्य हो रहा है। तो पकाना क्या है, मेन वर्ब है। और सकता हूँ, ये क्या है, सकता हूँ हमारा है हेल्पिंग वर्ब है। और किसके द्वारा कार्य हो रहा है कि मैं, यानी मेरे द्वारा हो रहा है। तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है। और जो बीच में बच रहा है खाना, खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब कुछ पता चल गया ना कि मैं सब्जेक्ट है, मैं सकता हूँ हेल्पिंग वर्ब है, क्या कर सकता हूँ, पका सकता हूँ। तो पकाना मेन वर्ब है, क्या पका सकता हूँ, खाना। तो खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए कोई भी अनुवाद हो, कोई भी सेंटेंस हो, वो कैसे लिखा जाता है, किस फॉर्म में होता है। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं वर्ब लिखते हैं, और फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। इस तरह से वाक्य हमारा होता है। और अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में किस तरह से लिखा रहता है, किस तरह से वाक्य आपका रहता है। तो देखिए पहले सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। इस फॉर्म में आपका सेंटेंस रहेगा। ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा और आपको इस फॉर्म में ट्रांसलेट करना है। पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका अनुवाद करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है मैं, तो मैं का अंग्रेजी आई। फिर सकता हूँ, तो सकता हूँ के लिए कैन। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब। वर्ब में पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और फिर लिखेंगे मेन वर्ब। ये दो मेन है वर्ब हमारा। तो मैं, तो आई, फिर सकता हूँ के लिए कैन हो गया। क्या कर सकता हूँ, पका सकता हूँ। तो पकाना का क्या होगा, कुक। क्या पका सकता हूँ, खाना। खाना मतलब भोजन, तो भोजन का इंग्लिश हो जाएगा फूड। आई कैन कुक फूड, कि मैं भोजन पका सकता हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। चेंज कैसे करेंगे कि मैं खाना पका सकता था, कर दिए था, मतलब पास्ट टेंस में। तो अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा कि मैं खाना पका सकता था। तो सकता था, वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आए तो वहाँ किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। तो अब सहायक क्रिया कैन ना हो करके बल्कि क्या हो जाएगी, कुड हो जाएगी। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो मैं का इंग्लिश हो गया आई। फिर सकता था, तो सकता था के लिए क्या लगेगा, कुड लगेगा, कि मैं सकता था। आई कुड, क्या कर सकता था, पका सकता था। तो पकाना का हो जाएगा कुक। क्या पका सकता था, खाना। तो खाना का हो गया फूड हो गया, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे कैन का यूज होता है सेम टू सेम वैसे ही कुड का यूज होता है, और सेम टू सेम वैसे ही शुड का भी यूज होता है। शुड का यूज में इसको भी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको हम चेंज करते हैं कि मुझे खाना पकाना चाहिए, मुझे खाना पकाना चाहिए, मुझे खाना पकाना चाहिए। तो अब वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आ गया, तो चाहिए आ गया तो हम क्या लिखेंगे, ना तो कैन लिखेंगे ना तो कुड लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, शुड लिखेंगे। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो गई। तो पहले लिखेंगे मैं यानी मुझे, तो मुझे का हो गया आई। मुझे चाहिए, तो आई शुड। मुझे क्या करना चाहिए, पकाना चाहिए। तो पकाना का इंग्लिश क्या होता है, अभी आपने लिखा, पकाना का इंग्लिश क्या होता है, कुक होता है।
तो आई शुड कुक, कि मुझे पकाना चाहिए। क्या पकाना चाहिए? फूड पकाना चाहिए, भोजन पकाना चाहिए, है ना। तो देखो जैसा कि कैन का यूज हुआ वैसा ही कुड का यूज हुआ, और सेम टू सेम वैसा ही किसका यूज हुआ? शुड का यूज हुआ। क्या तीनों सेंटेंस में कोई चेंजिंग आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। हाँ, एक जगह दिखेगा हेल्पिंग वर्ब में, कि हेल्पिंग वर्ब ही बदला है, बाकी कुछ भी नहीं बदला है। तो इससे ये पता चलता है कि जैसा कैन का यूज होगा वैसा ही कुड का यूज होगा, और सेम टू सेम वैसा ही शुड का यूज होगा, है ना। तीनों में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर कुछ बचता है तो हम उसको लास्ट में लिखेंगे। देखिए दोस्तों, हमने 3 अनुवाद लिया है, और तीनों हमारे एक ही प्रकार के हैं। बस तीनों में अंतर ये है कि तीनों में सहायक क्रियाएं अलग अलग लगेंगी, है ना। चाहिए के लिए अलग सहायक क्रिया, सकता है के लिए अलग सहायक क्रिया, और सका के लिए अलग सहायक क्रिया। तो दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा है कि वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आए तो कौन सी सहायक क्रिया लगाते हैं? तब हम शुड का यूज करते हैं। और वाक्य के अंत में सकता है आए तो किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके आदि आए तो हम किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे, है ना। तीनों में सहायक क्रियाएं अलग अलग लगेंगी, लेकिन तीनों को इंग्लिश यानी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना तीनों को एक जैसा है। तीनों एक ही जैसे हैं, कि तीनों एक ही प्रारूप के हैं, एक ही पैटर्न में इसका ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं कि उसे घर पर रहना चाहिए। तो उसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? उसे का अंग्रेजी या तो ही होता है, या तो शी होता है, या तो दे होता है। अगर एक वचन का है तो ही या शी लिखेंगे, और यदि बहुवचन का है तो दे लिखेंगे। अब आपको देखना है कि एक वचन का है कि बहुवचन का है। तो उसे देखने में ऐसा लग रहा है, उसे मतलब कोई एक लड़का, है ना। तो कोई एक लड़का या लड़की, तो ही या सी आप कुछ भी लिख दो। कि उसे तो लिखा हमने ही, फिर है चाहिए तो ही शुड, चाहिए के लिए क्या लिखेंगे? शुड। उसे चाहिए, ही शुड, क्या करना चाहिए? रहना चाहिए, तो रहना का इंग्लिश हो गया लिव। उसे हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। चाहिए, क्या करना चाहिए? तो काम कौन सा हो रहा है? रहने का हो रहा है। तो जो काम होता है वो हमारा मेन वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बाद जो बचता है वो हमारा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो घर पर, घर पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो उसे ही, फिर चाहिए तो शुड, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब यानी रहना चाहिए तो लिव हो गया। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, कहाँ? घर पर। तो पर का एट, और घर का क्या हो गया? होम हो गया। ठीक है, अगला देखिए कि वह घर पर रह सकता है। तो वह का हो गया ही, फिर सकता है हेल्पिंग वर्ब, सकता है का कैन, क्या कर सकता है? रह सकता है, रहना का हो गया लीव, कहाँ रह सकता है? घर पर। तो पर का अंग्रेजी पहले एट, फिर लिखेंगे घर का, तो घर का हो गया होम। तीसरा है कि वह घर पर रह सका, इसमें आया सका, तो सका के लिए क्या लगाते हैं? कुड लगाते हैं। तो वह का हो गया ही, फिर सका यानी हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा? कुड। वह सका, ही कुड, क्या कर सका? रह सका, तो रहना का लिव, कहाँ? घर पर। तो पर का एट, और घर का क्या होगा? होम हो गया, है ना। तो देखिए 3 अनुवाद है। पहला हमारा शुड का यूज है, दूसरा हमारा कैन का यूज है, और तीसरा हमारा कुड का यूज है। तो तीनों अनुवाद एक तरह से हुए हैं। अंतर बस इतना है कि तीनों में सहायक क्रियाएं अलग अलग लगी हैं। तीनों अनुवाद को करने का रूल एक ही है ना।
तो जैसे कैन का यूज होता है वैसे ही कुड का यूज होता है, और सेम टू सेम वैसे ही शुड का यूज होता है। तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास कुछ और उदाहरण है, अनुवाद है, चलिए इसको हम करते हैं और अपने डाउट्स ख़त्म करते हैं, क्लियर करते हैं। वह आज यहाँ सो सकता है। तो दोस्तों देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें हमें 4 तरह के वाक्य पढ़ने हैं, ठीक है। 4 तरह के वाक्य में अफर्मेटिव पढ़ना है, निगेटिव पढ़ना है जिसमें नहीं शब्द आता है, तीसरा इंट्रोगेटिव पढ़ना है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, और चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्न भी पूछा जाएगा और उसमें नहीं भी रहेगा, है ना। ये 4 तरह के आप वाक्य पढ़ेंगे। तो 4 तरह के वाक्यों में ये जो आपको उदाहरण दिया गया है, ये पहला वाक्य है जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। तो पहले हम लोग देखते हैं साधारण वाक्य, इसके बाद हम देखेंगे नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब है कि जिसमें नहीं शब्द आता है ना। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि जिसमें प्रश्न पूछा जाता है ना, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और चौथा प्रश्न के साथ साथ उसमें नहीं भी रहेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं पहला। तो इसका रूल क्या होता है? रूल अभी आप लोगों ने देखा था कि पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का पता कैसे चलता है? कि जो संपूर्ण कार्य को करता है, कि यानी कार्य जिसके द्वारा किया जाता है। तो देखो सबसे पहले आप नोटिस करो कि कार्य कौन सा हो रहा है। कार्य हो रहा है सो सकता है, मतलब सोने का कार्य हो रहा है। तो जो कार्य होता है, जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है? मेन वर्ब कहलाता है। कि वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है वही हमारा मेन वर्ब कहलाता है, और कार्य जिसके द्वारा होता है, जो संपूर्ण कार्य को करता है, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। तो बस 2 ही चीज़ें मेन है, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कहाँ होता है? हेल्पिंग वर्ब वाक्य के अंत में होता है, ठीक है। तो ये है सकता है, चाहिए, सकता था, सका, ये सब क्या है? ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। तो चलिए हम अनुवाद करते हैं। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो वह का अंग्रेजी हो गया ही। तो सब्जेक्ट के बाद हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो वह सकता है, ही कैन, क्या कर सकता है? सो सकता है। तो सोना का इंग्लिश हो गया स्लीप। ही कैन स्लीप, कि वह सो सकता है। कहाँ सो सकता है? यहाँ सो सकता है, तो हो गया हियर। और कब सो सकता है? तो आज सो सकता है। तो आज का इंग्लिश क्या होता है? आज का इंग्लिश होता है टुडे। ही कैन स्लीप हियर टुडे, कि वह आज यहाँ सो सकता है। मेरे पिताजी को दिल्ली जाना चाहिए। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो कार्य कौन सा हो रहा है? कार्य हो रहा है जाने का, मतलब मेन वर्ब। और कर कौन रहा है? मेरे पिताजी कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया, है ना। पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो पिताजी नहीं, पूरा लिखेंगे मेरे पिताजी, है ना। मेरे पिताजी, मेरे पिताजी को दिल्ली जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे का हो गया माई, और पिताजी का इंग्लिश क्या होता है? फादर, कि मेरे पिताजी को, है ना। तो माई फादर, मेरे पिताजी को। फिर चाहिए, क्या लिखेंगे? शुड, क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। तो जाना का हो गया गो, कि माई फादर शुड गो, कि मेरे पिताजी को जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? दिल्ली जाना चाहिए। तो टू दिल्ली, टू दिल्ली, कि माई फादर शुड गो टू दिल्ली। वह छत पर नहा सकता था, नहा सकता था।
तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब यानी वाक्य के अंत में, अंत भाग में है सकता था, तो सकता था के लिए कुड लगाते हैं ना, कुड हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखो कि वाक्य में कार्य कौन सा हो रहा है, जो कार्य होगा वही हमारा मेन वर्ब होगा। ठीक, तो कार्य कौन सा हो रहा है कि वह छत पर नहा सकता था, नहाने का कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है, नहा मतलब नहाने का कार्य हो रहा है। तो नहाना क्या है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आपको मिल ही गया, सकता था। अच्छा, अब हमको ढूंढना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब कि जो संपूर्ण कार्य को करता है, यानी जिसके द्वारा कार्य होता है। किसके द्वारा हो रहा है, वह, यानी उसके द्वारा हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का पता चल गया, मेन वर्ब का पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब का पता चल गया, और जो बच रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट कि वह का इंग्लिश हो गया ही। फिर सकता था, सकता था का क्या लिखेंगे, कुड, वह सकता था, ही कुड क्या कर सकता था, नहा सकता था। नहाना का इंग्लिश होता है बाथ, कि वह नहा सकता था। कहाँ नहा सकता था, छत पर, तो पर का हो गया ऑन, ऑन द रूफ, रूफ मीन्स होता है छत, ऑन द रूफ यानी छत पर। अगला है कि मेरा नौकर आज एक मकान खरीद सका। अच्छा, इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, इसमें हो रहा है खरीदने का कार्य हो रहा है। मेन वर्ब पता चल गया, और सका मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो मेरा नौकर आज एक मकान खरीद सका, तो इसमें हमें मिला है हेल्पिंग वर्ब मिला है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अच्छा, किसके द्वारा कार्य हो रहा है, कार्य हमारा हो रहा है खरीदने का, और खरीदने का कार्य कर कौन रहा है, मेरा नौकर। कौन कर रहा है, मेरा नौकर। तो ये है हमारा सब्जेक्ट। जैसे मेरे पिताजी, वैसे मेरा नौकर सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जो बच रहा है, जो बच रहा है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो ऑब्जेक्ट है एक मकान। फिर आज यानी अदर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर। ठीक, तो चलिए हम इसका अनुवाद करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मेरा नौकर, मेरा नौकर का क्या लिखेंगे, माई सर्वेंट, मेरा नौकर माई सर्वेंट। फिर सका, कि पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो सका का क्या हो जाएगा, सका का क्या लिखेंगे, कुड। फिर क्या कर सका, खरीद सका, तो खरीदना का इंग्लिश क्या होता है, बाई। क्या खरीद सका, एक मकान, तो एक मकान का ए हाउस। और कब, आज, तो आज का इंग्लिश होता है टुडे, आज का होता है टुडे। तो फ्रेंड्स, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य के बाद हम दूसरे टाइप का सेंटेंस देखते हैं, जिसको हम कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, ये उदाहरण है निगेटिव सेंटेंस का। तो चलिए हम देखते हैं। ये भी बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह ही होता है। तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, है ना। निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। ठीक, बस यही होता है और इसमें कुछ है नहीं। तो देखो कि पहले हमको क्या ढूंढना होता है, पहले हमको ढूंढना होता है कि इसमें कार्य कौन सा हो रहा है और किसके द्वारा हो रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। तो देखो इसमें कार्य कौन सा हो रहा है कि मेरी गाय मैदान में घास नहीं चर सकती है। तो कार्य कौन सा हो रहा है, कार्य हो रहा है घास चरने का, है ना, मतलब चरने का कार्य हो रहा है। मेन वर्ब पता हो गया, घास चरने का काम हो रहा है, तो चरना यानी मेन वर्ब। और चरने का काम कर कौन रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, मेरी गाय के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, मेरी
गाय के द्वारा हो रहा है। तो मेरी गाय सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब अंत में होता है, यानी सकती है, ये हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के पहले मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यानी कार्य कौन सा हो रहा है, चरने का कार्य हो रहा है। तो सब्जेक्ट का पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब पता चल गया और मेन वर्ब पता चल गया। अब बाकी जो बच रहा है सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। और नहीं है ना इसमें, तो नहीं कहाँ यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद। पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यानी मेरी गाय, तो मेरी गाय का इंग्लिश होगा माई काऊ, मेरी गाय माई काऊ। फिर सकती है के लिए कैन, और इसमें नहीं भी है तो नॉट, कि माई काऊ कैन नॉट, कि मेरी गाय नहीं सकती है, क्या नहीं कर सकती है, चर नहीं सकती है, क्या नहीं कर सकती है, चर नहीं सकती है, यानी ग्रेज। चरना का इंग्लिश होता है ग्रेज। क्या नहीं चल सकती है, क्या नहीं चल सकती है, घास, तो ग्रेज ग्रास, ग्रेज ग्रास। क्या नहीं चल सकती है, घास नहीं चल सकती है। कहाँ, मैदान में, कहाँ, मैदान में, तो में का हो जाएगा इन, और मैदान का लिखेंगे द फील्ड। तो माई काऊ कैन नॉट ग्रेज ग्रास इन द फील्ड, कि मेरी गाय मैदान में घास नहीं चर सकती है। अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है, कि तुम्हारे पिताजी को प्रतिदिन नहीं टहलना चाहिए। अब इसमें आया है चाहिए, तो चाहिए का इंग्लिश क्या होता है, शुड। तो ये चाहिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब का पता चल गया। अब देखो इसमें कार्य कौन सा हो रहा है, कार्य हो रहा है टहलने का। कार्य कौन सा हो रहा है, कार्य हो रहा है टहलने का। तो मेन वर्ब, और चाहिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब। चाहिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और कार्य किसके द्वारा हो रहा है, कार्य हो रहा है तुम्हारे पिताजी के द्वारा हो रहा है ना। टहलने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है, तुम्हारे पिताजी के द्वारा हो रहा है। ठीक, तो पहले लिखेंगे तुम्हारे पिताजी को, ये इस पूरे की इंग्लिश, तो तुम्हारे पिताजी को, तो योर फादर, योर फादर यानी तुम्हारे पिताजी को। फिर चाहिए, तो चाहिए का हो गया शुड, चाहिए का हो गया शुड। फिर है नहीं, तो नहीं का लिखेंगे नॉट, कि योर फादर शुड नॉट, कि तुम्हारे पिताजी को नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, टहलना नहीं चाहिए। तो टहलना क्या है, मेन वर्ब है। टहलना क्या है, मेन वर्ब है। और टहलना का इंग्लिश होता है वॉक, कि तुम्हारे पिताजी को नहीं टहलना चाहिए। कब, प्रतिदिन। प्रतिदिन का इंग्लिश हो गया डेली, प्रतिदिन का इंग्लिश हो गया डेली, कि योर फादर शुड नॉट वॉक डेली। तीसरा है कि संदीप कल एक मधुर गीत नहीं गा सका। सका, तो सका के लिए कुड, सका के लिए कुड। पहले लिखेंगे संदीप, पहले क्या लिखेंगे, संदीप। फिर सका, सका का हो गया कुड। और नहीं है तो नॉट, नहीं है तो नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यानी कैन नॉट, शुड नॉट, कुड नॉट, कि संदीप नहीं सका, संदीप कुड नॉट। अब है देखो कार्य कौन सा हो रहा है, कार्य हो रहा है गाने का। गा मतलब सिंग, गा मतलब सिंग। नहीं गा सका, क्या, क्या नहीं गा सका, एक मधुर गीत। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो एक का ए, मधुर का हो गया स्वीट हो गया, और गीत का क्या हो गया, गीत का हो गया सॉन्ग। और इसमें एक चीज़ अभी बचा है, क्या, कल। कल मतलब जो बीत गया वाला कल होता है, तो आने वाला कल का इंग्लिश होता है टुमारो, और जो बीत गया उसका इंग्लिश हम क्या लिखते हैं, यस्टरडे। क्या लिखते हैं, यस्टरडे। ठीक, तो संदीप कुड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। अब लास्ट यानी चौथा हमारा बच रहा है
कि वह अपनी बहन से नहीं मिल सकता था। वह अपनी बहन से नहीं मिल सकता था। तो इसमें कार्य हो रहा है मिलने का, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है सकता था, तो ये है मेन वर्ब। और मिलने का कार्य कर कौन रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, कि वह उसके द्वारा हो रहा है। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, वह का इंग्लिश हो गया ही। फिर सकता था, तो सकता था का हो गया कुड। फिर नहीं है तो नॉट। ही कुड नॉट, कि वह नहीं सकता था, क्या नहीं कर सकता था, मिल सकता था। मिलना का इंग्लिश हो गया मीट। ही कुड नॉट मीट, कि वह नहीं मिल सकता था। किससे नहीं मिल सकता था, अपनी बहन से। तो मीट अपनी बहन, अपनी का इंग्लिश हो जाएगा हिज। ही के साथ अपना का इंग्लिश हिज। अब फिर बहन का इंग्लिश क्या होगा, बहन का इंग्लिश हो जाएगा सिस्टर। तो ही कुड नॉट मीट हिज सिस्टर, कि वह अपनी बहन से नहीं मिल सकता था। तो ये था हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव के बाद हम अगला टाइप देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो टाइप का होता है, ठीक है। तो दो टाइप में, एक फर्स्ट टाइप, एक सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, वाक्य हमारा क्या शब्द से शुरू होता है। और जो सेकंड टाइप होता है, सेकंड टाइप में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है। पहले टाइप में क्या होता है कि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, और जो दूसरा टाइप हमारा है, दूसरा टाइप है कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये हमारा फर्स्ट टाइप है, कैसे पता, क्योंकि पहले वाले वाक्य में क्या शब्द से शुरू हो रहा है, और दूसरा हमारा सेकंड टाइप है क्योंकि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है। देखिए कैसे, ठीक। तो इन दोनों का अनुवाद हम अलग अलग टाइप से करेंगे, ठीक ना। तो देखिए इसका रूल क्या होता है कि फर्स्ट वाले के लिए रूल हम होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर होगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ये पहले वाले के लिए रूल है कि जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होता है तो अनुवाद का नियम क्या होता है। अनुवाद का नियम होता है सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया लिखते हैं, और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। और यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है रूल यानी नियम। यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और बाकी का हमारा सेम वही होगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला वाला वाक्य कि क्या वह मेले में जा सकता है। अब देखिए इसमें आया है सकता है, मतलब कैन का यूज होगा, ठीक ना, इसमें कैन का यूज होगा। और अभी अभी आपने देखा कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही आता है, तो इसमें कैन का यूज होगा। तो कैन हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। कैन मतलब क्या, दो चीज़ हो गया, क्या हो गया और सकता है हो गया। कि क्या सकता है के लिए कैन आ गया पहले, फिर सब्जेक्ट कि वह यानी जिसके द्वारा कार्य होता है वो सब्जेक्ट, और जो कार्य होता है वो मेन वर्ब। कि क्या यानी कैन, फिर वह ही, कैन ही, फिर जा सकता है, जाना का हो गया गो, ये हमारा मेन वर्ब है ना, क्योंकि यही कार्य हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है। कि क्या वह कैन ही गो, क्या वह जा सकता है कहाँ,
कहाँ जा सकता है? इन द फेयर, इन द फेयर यानी मेले में। और अंत में क्या करेंगे? प्रश्न चिन्ह लगा देंगे कि वह मेले में कैसे जा सकता है। ये दूसरा टाइप है, होगा सेम वैसे ही, बस एक अंतर करेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे कि वह मेले में कैसे जा सकता है। तो पहले कैसे का हाउ, फिर सकता है के लिए कैन, पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ड। तो पहले हमने कैसे का अंग्रेजी लिखा और फिर सकता है यानी कैन हो गया। अब सब्जेक्ट होगा कि वह, ही कैसे सकता है, तो हाउ कैन, फिर वह, ही, फिर मेन वर्ब जा सकता है, गो, हाउ कैन ही गो, कहाँ? मेले में। तो इन द फेयर, इन द फेयर, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या श्वेता को पढ़ना चाहिए? अब इसमें चाहिए आया है मतलब शुड का यूज होगा, और क्या से स्टार्ट है तो शुड को हम लिखेंगे पहले। शुड, क्या की अंग्रेजी हो गई और चाहिए की भी अंग्रेजी हो गई है ना। शुड यानी क्या चाहिए, फिर सब्जेक्ट शुड श्वेता, शुड श्वेता कि क्या श्वेता को चाहिए। शुड श्वेता क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना। शुड श्वेता रीड। अब कुछ बचा है? नहीं बचा है कि क्या श्वेता को पढ़ना चाहिए, तो शुड श्वेता रीड। अब अंतिम है हमारा, अंतिम है कि श्वेता को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो पहले इसी की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, पहले लिखेंगे वाई। अब होगा हेल्पिंग वर्ब, तो चाहिए के लिए शुड लगाते हैं, तो वाई शुड। अब होगा सब्जेक्ट, तो श्वेता, वाई शुड श्वेता। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो पहले ही आ गया है, फिर नहीं है तो नहीं के लिए हम लिखते हैं नॉट, वाई शुड श्वेता नॉट। फिर मेन वर्ब पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना का हो गया रीड। तुम कितने सेब खा सकते हो? देखिए कितना शब्द कितना शब्द में हमेशा सस्पेंस रहता है, ठीक है। तो अभी सस्पेंस क्लियर। एक है कितना, तो कितना की अंग्रेजी दो होती है ना, एक होती है हाउ मच और दूसरा होता है हाउ मेनी। तो हाउ मेनी का यूज वहाँ करते हैं जो काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन का मतलब है जो गिना जा सके, जो गिना जा सके वहाँ हाउ मेनी, और जो गिना न जा सके वहाँ क्या करते हैं हाउ मच लिखते हैं, ठीक है। जो कि गिना न जा सके, गिना न जा सके वहाँ हाउ मच होता है, और जिसको हम गिन सकते हैं वहाँ पर हाउ मेनी लिखते हैं, ठीक। तो देखिए पहला है कि तुम कितने सेब खा सकते हो। तो कितने सेब, कितने सेब, सेब को तो हम गिन सकते हैं, तो यहाँ कितना की अंग्रेजी क्या होगी हाउ मेनी होगी। तो पहले लिखेंगे कितने सेब, तो कितने सेब का होता है हाउ मेनी एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स यानी कितने सेब। अब इसके बाद हम लिखेंगे सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, सकते हो कैन। कितने सेब हाउ मेनी एप्पल्स कैन, फिर तुम खा सकते हो। अब क्या लिखेंगे तुम खा सकते हो, तो तुम का यू और खा सकते हो यानी इट, हो गया कंप्लीट। पहले लिखते हैं कितने सेब, तो हाउ मेनी एप्पल्स, फिर होगा सहायक क्रिया और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, और एट लास्ट क्या लिखेंगे वर्ब लिखेंगे, ठीक है। अगर कितने शब्द आया है तो कितने, किसी भी सेंटेंस में वाक्य में कितने शब्द आता है तो उसको हम इसी तरह से ट्रांसलेट करते हैं
कितने सेब, कितनी गाड़ियाँ, कितने बच्चे, कितनी मुर्गियाँ, है ना, कितने अमरूद, यही सब। तो पहले कितने की अंग्रेजी, उसके बाद जो उसके बाद नाउन रहता है उसकी इंग्लिश लिखते हैं। ठीक, तो तुम कितने सेब खा सकते हो, हाउ मैनी एप्पल्स कैन यू ईट। अगला है कि मीना कितना दूध पी सकती है। यहाँ दूध है ना, कितना दूध, तो दूध को तो हम गिन नहीं सकते हैं। तो जब गिन नहीं सकते हैं तो क्या लिखेंगे, हाउ मच। तो मच वहाँ लिखते हैं जो अनकाउंटेबल होता है, और मैनी वहाँ लिखते हैं जो काउंटेबल होता है। तो दूध क्या है, अनकाउंटेबल है। जैसे यहाँ था कितने सेब, हाउ मैनी एप्पल्स, वैसे ही कितना दूध, तो कितना दूध का होगा, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, कितना दूध। अब होता है सहायक क्रिया, तो इसमें था हाउ मैनी एप्पल्स, फिर आया हेल्पिंग वर्ब, ऐसे ही हाउ मच मिल्क, फिर होगा हेल्पिंग वर्ब यानी कुड। सकती थी के लिए कुड, हाउ मच मिल्क कुड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मीना, सब्जेक्ट क्या है, मीना। और फिर होता है हमारा लास्ट में क्या बच रहा है, मेन वर्ब बच रहा है ना, पी यानी ड्रिंक। एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। अगला है कितने घोड़ों को मैदान में दौड़ना चाहिए। कितने घोड़ों को, तो घोड़ा क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, घोड़ा है काउंटेबल। तो कितने घोड़ों को मैदान में दौड़ना चाहिए, तो लिखेंगे कितने घोड़ों को, तो हाउ मैनी हॉर्सेस, हाउ मैनी हॉर्सेस, कितने घोड़ों को, फिर चाहिए, तो चाहिए का शुड, हाउ मैनी हॉर्सेस। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, कितने घोड़ों को, हाउ मैनी हॉर्सेस, फिर चाहिए, तो चाहिए के लिए आया शुड, क्या करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, तो रन, हाउ मैनी हॉर्सेस शुड रन इन द फील्ड, इन द फील्ड यानी मैदान में दौड़ना चाहिए। क्या सरला अकेले स्कूल नहीं जा सकती थी, तो सकती थी के लिए कुड। तो वाक्य क्या से स्टार्ट हैं, तो क्या से स्टार्ट है, तो कुड को हम पहले लिखते हैं, पहले आ गया हमारा कुड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट यानी सरला, कुड सरला, फिर इसमें नहीं भी है ना, तो सब्जेक्ट के बाद होता है हमारा नॉट, कुड सरला नॉट, फिर जा सकती थी, तो जाना का गो, कहाँ नहीं जा सकती थी, स्कूल, तो टू स्कूल, और कैसे, अकेले, तो अकेले का लिखेंगे एलोन, अकेले का क्या लिखेंगे, एलोन। ठीक है, एलोन हो गया। तो ये था हमारा कैन कुड शुड का प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, कैन कुड शुड में आप लोगों ने 4 तरह के सेंटेंस पढ़े। तो 4 तरह के सेंटेंस कौन कौन थे, पहला था अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा था निगेटिव सेंटेंस, तीसरा था इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये हमारा चौथा सेंटेंस था। तो 4 तरह के सेंटेंस में आप लोगों ने देखा कि साधारण, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या करते थे कि पहले सब्जेक्ट लिखते थे, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हमारा 2 टाइप का था। 2 टाइप का कौन कौन सा था कि पहले जो क्या से स्टार्ट होता है, और दूसरा वो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोगों ने बढ़िया से समझ लिया। ये है कुछ आप लोगों के लिए वर्क, इसको आप कर लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, बाकी जो भी डाउट हो आपका क्लियर हो जाए। और इसको करने के बाद आप इसको कमेंट में इसका रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, कि वह अपने भाई से मिल सकता था, तो सकता था के लिए क्या यूज़ करते हैं, सकता था के लिए हम कुड यूज़ करते हैं, है ना। तो वह सकता था,
ही कैन मिल सकता था, मीट किससे मिल सकता था, अपने भाई से, तो मीट हिज ब्रदर। ठीक। राखी मंच पर अपने मित्र के साथ नाच सकती है, तो सकती है के लिए कैन, तो राखी सकती है, राखी कैन क्या कर सकती है, नाच सकती है, डांस, किसके साथ, अपने मित्र के साथ, तो विथ हिज फ्रेंड, और कहाँ, मंच पर, तो ऑन द स्टेज। ठीक। तीसरा है कि क्या उन्हें पेड़ पर चढ़ना चाहिए। अब इसमें आया है चाहिए, तो चाहिए के साथ हम क्या लिखते हैं, चाहिए के साथ हम शुड लिखते हैं। ठीक। तो पहले क्या है, तो पहले लिखेंगे शुड, फिर उन्हें, तो दे, उन्हें है बहुवचन में, तो शुड दे, फिर चढ़ना चाहिए तो क्लाइम ऑन द ट्री। कि वे अपने साथ कितने बंदूक रखते हैं, कितने नहीं, कितनी बंदूकें रखते हैं, कितनी बंदूकें रखते हैं, तो वे, तो दे, है ना। तो ये देखिए ये सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है और सेकंड टाइप का है। तो पहले लिखेंगे हम कितनी बंदूकें, तो हाउ मैनी गन्स। ठीक है, हाउ मैनी गन्स रख सकते हैं, रख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें सुधार कर दे रहे हैं कि वे अपने साथ कितनी बंदूकें रख सकते हैं, तो हाउ मैनी गन्स, हाउ मैनी गन्स, सकते हैं के लिए कैन, तो हाउ मैनी गन्स कैन दे कीप, माने रख सकते हैं, विथ अस मीन्स अपने साथ। यहाँ कितने कुत्ते भौंक सकते हैं, तो पहले लिखेंगे कितने कुत्ते, तो हाउ मैनी डॉग्स, फिर कैन, फिर बार्क, उसके बाद हियर, हाउ मैनी डॉग्स कैन बार्क हियर। तुम राजीव के साथ विनय की शादी में नहीं जा सकी, तो तुम यानी यू कुड नॉट गो, कि तुम नहीं जा सकी कहाँ, विनय की शादी में, तो इन विनयज मैरी, विनयज मैरी विथ राजीव, यानी राजीव के साथ। तो मंदिर में किसको तुम्हारे साथ पूजा करनी चाहिए, तो किसको करनी चाहिए, हु शुड वर्शिप, हु शुड वर्शिप, किसको पूजा करनी चाहिए, विथ यू तुम्हारे साथ, इन द टेम्पल मंदिर में।